हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्फ्रेंसेस एंड ट्रीटीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले मुझे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन में जो कुछ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स होते हैं, मैं आपको सबसे पहले उन सारे टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से फैमिलियर करवाऊंगा। क्या होता है दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपका बस 1-2 मिनट लेना चाहूँगा। क्या होता है, आप कहीं पर भी कोर्स ज्वाइन करते हो या फिर आप ऑप्शनल के बारे में पढ़ते हो, या फिर जैसे हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये आपका पीएसआई और ऑप्शनल में भी काम आएगा। प्रीलिम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन आएंगे, और मेंस के अंदर जो जीएस पेपर 2 में जो आईआर वाला सेक्शन है उसमें भी काम आएगा आपको, और जीएस पेपर 3 में कुछ कुछ चीज़ें काम आएंगी, और कुछ एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की भी चीज़ें काम आएंगी। यानी कि बहुत जगह पर आप ये सब लेक्चर्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रोमिनेंटली इट इज़ डिजाइन फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस ओनली। ठीक है। लेकिन कहीं पर भी आप जब क्लासेस करते हो तो डायरेक्टली आपको इंडिया और यूएसए का क्या रिलेशन है, इंडिया चाइना का क्या रिलेशन है, ये यूएन का क्या फंक्शन है, यूएन के लिमिटेशंस क्या हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डायरेक्टली आपको पढ़ा दिया जाता है। फिर बीच बीच में जब कंसेप्ट आते हैं आपको शॉर्ट में बताए जाते हैं। हम लोग रिवर्स अप्रोच अपनाएंगे। हम लोग कुछ हफ्ते तक सबसे पहले आईआर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबसे पहले उसके अंदर दोस्तों हम लोग अपनी पकड़ बनाएंगे। ठीक है। और मैं आपको इस जर्नी में जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, ऑलमोस्ट आईआर के जितने भी जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझने के लिए, चाहे आप जीएस पेपर 2 में आंसर लिख रहे हो या फिर पीएसआईआर ऑप्शनल में अगर आप आंसर लिख रहे हो, तो आपको कोई भी फिर दिक्कत नहीं आएगी वेरियस कंट्रीज के इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने के लिए। जो प्रिसाइज टर्म्स हमें यूज करनी चाहिए आंसर में जो रिकमेंडेड होती हैं, फिर आप वो दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से उसको लिख सकोगे। ठीक है। तो लगभग मैं आपको 150, 200, 250 टर्म्स कवर करवाऊंगा। छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपका बेस बनता जाएगा। फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा सर, जब आप इंडिया चाइना के बारे में पढ़ा रहे हो तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं, जब आप इंडिया और जापान के रिलेशंस के बारे में पढ़ा रहे हो तो क्या हम ये यूज कर सकते हैं। अफ्रीका के बड़े सारे लोग जब इंडिया आते हैं तो लोग निग्रो कहकर या ऑफेंसिव टर्म यूज करके उनका मजाक उड़ाते हैं, तो क्या हम उसको ये यूज कर सकते हैं। अभी आपको वो चीजें नहीं पता। अभी डायरेक्टली कोई आपसे अफ्रीका इंडिया के रिलेशन के बारे में लिखने को कहेगा, आप डायरेक्टली कहीं से रट्टा मार के कोई नोट्स उठाकर, कोई करंट अफेयर की मैगजीन उठाकर आप लिखने लगोगे। लेकिन व्हाट इज रिकमेंडेड इज, आप हर एक कंट्री, कॉन्टिनेंट और कंट्रीज के आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में आप राइट टर्म्स यूज करो, और उस चीज में मैं आपको हेल्पिंग हैंड दूंगा इस चीज में, इस सीरीज के थ्रू। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ओके। ये टर्म दोस्तों, वैसे आप ये कॉन्सेप्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हो, प्रीलिम्स रिलेटेड कोई स्टफ पढ़ते हो, करंट अफेयर के बारे में पढ़ते हो, तब आप वहाँ पर सुनते हो। लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ तो है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस की डोमेन में इसकी डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? उसका सिंपल सा रीज़न दोस्तों ये है कि आज के टाइम में कोई भी कंट्री, अगर आप उसकी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से उसको देखो, तो वो कंट्री थोड़ा सा डरा डरा फील करती है। स्पेशली किन से? अगर उनके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं है, तो ये चीज़ बहुत लाजमी है, बहुत नॉर्मल है कि वो कंट्री अपने डिफेंस सिस्टम को, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के सिस्टम को इस तरीके से कुछ शस्त्र और अस्त्र से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी कि दूसरी कंट्री के रातों रात कोई ऑफेंसिव वेपन, कोई मिसाइल सिस्टम दूसरी कंट्री में घुसकर, हमारी कंट्री में घुसकर कोई इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक घुसपैठ कर एक बाधा ना बनाए, नाक में दम ना करे। ठीक है। तो अपने कंट्री के डिफेंस आर्किटेक्चर एंड डिफेंस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री बहुत सारे अलग अलग सैकड़ों तरीके के हथकंडे अपनाती हैं, और ये चलते ही जाते हैं। आज हम यहां पर बात कर रहे हैं, भारत जो है
एज अ कंट्री, पाकिस्तान एज अ कंट्री, चाइना एज अ कंट्री, अमेरिका एज अ नेशन स्टेट एज अ कंट्री, ये सब लोग कुछ ना कुछ नए डिफेंसिव सिस्टम के बारे में सोच रहे होंगे अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अमेरिका को खतरा चाइना से फील होता है, रशिया से फील होता है, इंडिया को पाकिस्तान से फील होता है, पाकिस्तान को इंडिया से फील होता है, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से होता है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से होता है, चाइना को अमेरिका से होता है, चाइना को इंडिया से होता है। उसको गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कंट्रीज अपने डिफेंस सिस्टम को इक्विप करें, एक डिफेंस आर्किटेक्चर बनाकर। और उन सारे सैकड़ों डिफेंस आर्किटेक्चर में आज हमारा पहला टॉपिक हम सीखेंगे, हम मुझसे रूबरू होंगे, वो है ABM की टेक्नोलॉजी, दैट इज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी। अब ये क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं, तो दोस्तों जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस PPT में दे रखी है, आपको वो वर्ड टू वर्ड पढ़नी है, याद करनी है, ओके, कंसेप्ट को समझने के बाद। तो दोस्तों ये ऐसे मिसाइल वगैरह के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ना थोड़ा सा टफ लगता है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में और इजी तरीके में बताऊंगा, ठीक है, आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, वो मेरा प्रॉमिस है आपसे। ABM फुल फॉर्म है इसकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखो, कोई भी चीज अगर एंटी है यानी कि वो किसी चीज को रोक रही है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल को आने से रोकती है। और कहां रोकेगी? ऑब्वियसली बात है, हम अपने देश में किसी चीज को आने से रोकेंगे ना, इनकमिंग मिसाइल को। हम जाकर किसी और कंट्री में तो खड़े नहीं हो जाएंगे कि हम भाई तुम्हारी साइड से कोई और मिसाइल आ रही होगी उसको रोकेंगे। हाँ, हो सकता है कोई ट्रीटी साइन हो रखी हो, दो कंट्रीज के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो, तो एक कंट्री ने एज अ फ्रेंड बनकर उसको प्रॉमिस कराओ। लेकिन हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को डिस्कस करने नहीं आए, हम पहले यहाँ पर बहुत ईजी तरीके से ABCD सीखते हैं। हम बात कर रहे हैं एंटी वर्ड के बारे में, बैलिस्टिक मिसाइल उसके साथ वर्ड अटैच है। सबसे पहले इजी वर्ड में, लैंग्वेज में मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है। बैलिस्टिक मिसाइल दोस्तों एक ऐसी मिसाइल है जो अपने साथ एक पेलोड कैरी करती है, अपने साथ एक पेलोड कैरी करती है ये वाली मिसाइल। यानी कि नॉर्मल सा एक रॉकेट है, रॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, ओके, पेलोड मतलब कुछ भरा हुआ है उसके अंदर। और ये इसलिए डिजाइन करा गया है कि किसी और कंट्री के ऊपर इसको दागा जा सके, छोड़ा जा सके। दूसरी कंट्री के पास ऑप्शन क्या है? नॉर्मल भाषा में बात करते हैं, इसको रोकना। ये कंट्री है कोई एक A, वो बैलिस्टिक मिसाइल को, एक पेलोड वाली मिसाइल होती है बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें कुछ चीजें भरकर कंट्री B के ऊपर छोड़ रही है। कंट्री B इसको ऐसे थोड़ी ना कहेगी अरे वाह कितनी अच्छी बात है, अब हमारे ऊपर रॉकेट दाग रहे हो, रॉकेट छोड़ रहे हो, हम इसको एक्सेप्ट करने की तैयार हैं, आपसे अगर हमें मौत मिलती है तो हम वो भी ले लेंगे। ऑब्वियसली बात है, बहुत नॉनसेंस सी चीज़ है, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं करेगी। कंट्री दोस्तों क्या होगा, जो B कंट्री है, A के ऊपर अटैक करने से पहले, जब ये मिसाइल इसके ऊपर छोड़ी जा रही है, दागी जा रही है, उसके ऊपर अटैक करने से पहले अपने आप को करेगी सबसे पहले डिफेंड। और डिफेंड में ये जरूरी है कि ये रॉकेट, ये मिसाइल जब आपके देश में उसकी धरती पर या किसी कोने पर, किसी रीजन पर गिरे, उसे कहीं ना कहीं अपने देश की सीमा में घुसने से पहले ही उसको ब्लास्ट कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए। अब ये क्योंकि मिसाइल आ रही थी कंट्री B के ऊपर, इसको रोकना है, तो इसलिए हम इसके ऊपर एक वर्ड लगा देते हैं, आगे प्रीफिक्स अटैच कर देते हैं, और वो होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि ये एक प्रकार से किसी भी एक कंट्री के डिफेंस आर्किटेक्चर का एक प्रकार से डिफेंस मैकेनिज्म है। और ये डिफेंस मैकेनिज्म किस संदर्भ में बोला जाता है? ये बोला जाता है कि कंट्री इसके माध्यम के थ्रू अपने इंटरनल सिक्योरिटी के आर्किटेक्चर को बरकरार करके, स्वस्थ रखकर, हेल्दी बनाकर, और दुश्मन देश से आने वाले किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए ये वाला देश सक्षम हो सकता है।
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी यूज करके आप हर तरीके के अटैक को रोक ही लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि काफी हद तक आप इनकमिंग मिसाइल्स को जो किसी पड़ोसी मुल्क ने, दुश्मन देश ने छोड़ दिया आपके ऊपर, आप उसको रोक सकते हो पहले ही, अपनी देश की सीमा में घुसने से पहले। सबसे पहले मुझे ये बताओ, यहां तक कोई टेक्निकल तो नहीं लगा कुछ? आपको आराम से समझ में आ गया जो मैंने बोला? इसका इंटेंशन समझ में आया ये क्यों बनाई गई थी? जल्दी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा पूरा का पूरा डिफेंस आर्किटेक्चर का सिस्टम है जिससे हम किसी भी जो इनकमिंग ऑफेंसिव मिसाइल्स, आप देखो मैंने आपको वो सब कुछ समझा दिया, ये इंग्लिश में बोल रहा है बस आपको। इनकमिंग ऑफेंसिव मिसाइल से अगर किसी भी देश को ऐसा लगता है कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम थ्रेटेंड हो रहा है, तो वो कंट्री अपने आप को डिफेंड करेगी और एंटी और बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए हम काउंटर एक मिसाइल लॉन्च करेंगे। अब समझ जाओ इस बात को। काउंटर मिसाइल हम जो लॉन्च करेंगे उसको हम कहेंगे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तू हमारे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़, कंट्री बी ए कहेगी ए से, और हम तेरे ऊपर छोड़ देंगे ABM, ताकि हम तेरे BM को रोक सकें। ईशा निर्वैर समझ में आ रहा है? हम तेरे बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकें इसलिए हम तेरे ऊपर ABM छोड़ रहे हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। और ये क्या करेंगे? एक मिसाइल दूसरे मिसाइल से जाकर टकराएगी, उसको फोड़ेगी, ताकि हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इंटरनल सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है वो बच सके दुश्मन के अटैक से। क्लियर हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे किसी भी मिसाइल को नहीं कहते थे। मैंने अभी आपको यहां पर शुरू में कीवर्ड बताया पेलोड, और धीरे धीरे करके मैं अभी आगे के लेक्चर्स में बैलिस्टिक मिसाइल को भी समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या, ये जो टर्म्स एंड कंसेप्ट जो मैंने बना रखे हैं ना, ये एक्चुअली निर्वैर ना लेटर वाइज ऑर्डर में है, ABCDEFG ऐसा करके Z तक, समझ गए? IR में। हाँ, ये NCERT बुक में भी, लेकिन एक्सप्लेन कहीं पर भी नहीं है ये वाली चीजें। हाँ, नाम से दे रखे हैं। तो ऐसा मत समझना निर्वैर, मैं जानता हूं कि आपको ये लग रहा होगा सर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को समझाने से पहले आप बैलिस्टिक मिसाइल हमें समझाते थे तो ज़्यादा बेटर होता। मैंने आपको शॉर्ट में वैसे तो बता दिया, लेकिन क्या है कि ये मटेरियल टीम ने ना PDFs ऐसे बना रखी है कि सब कुछ ऑर्डर में ABCDEFG करके, ताकि आपको एंड में ना रिवाइज रिकॉल करने में ईजी हो जाए तरीका। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को डिस्कस करोगे कंट्रीज के, तो आप ये PDF खंगालते ना रह जाओ कि भाई वो चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी, कहाँ नहीं पढ़ी थी। A से लेकर Z तक आपके पास ऑर्डर में रहेगा ना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ रिकॉल हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, और जल्दी आप सर्च भी कर पाओगे। समझ रहे हो किस इंटेंशन के साथ बनाया गया मटेरियल ये? ओके, अब देखो ये ABM क्या करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि जो इनकमिंग ऑफेंसिव मिसाइल आ रही होती है, ऑफेंसिव मतलब आपको बर्बाद करने के लिए, आपके किसी रीजन को बर्बाद करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, आपके देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने के लिए, उसके थ्रू अगर किसी देश को थ्रेटन फील होता है तो वो से अपने आप को डिफेंड करते हैं। कैसे डिफेंड करते हैं वो जानते हैं। हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ना, ये सिर्फ मिसाइल के बारे में नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको मार्क करा था। सिस्टम है पूरा का पूरा, इसके अंदर मिसाइल है, बहुत कुछ है। एक पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, एक पूरा का पूरा जो सेटअप है, उस सेटअप को हम लोग कहते हैं ABM का सिस्टम। जैसे सेटअप का मतलब क्या होता है दोस्तों, मुझे ये वाला लेक्चर आप तक पहुंचाने के लिए अपने लैपटॉप का सहारा लेना पड़ रहा है, ये जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, पेन टैबलेट का सहारा लेना पड़ रहा है, माइक का सहारा लेना पड़ रहा है, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा है, ये माउस भी है मेरे पास चलाने के लिए। ये पूरा का पूरा मेरा एक सेटअप है जिसके थ्रू ये लेक्चर आप तक डिलीवर हो पा रहा है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि मैं कहूँ यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियो डाल कैसे रहा हूँ उसके पीछे बहुत सारे इक्विपमेंट्स मेरे लगे हुए हैं। तो समझ गए हो, ये जो मिसाइल पड़ोसी देश या दुश्मन देश से आने वाली मिसाइल को रोकेगा, तो ये सिर्फ मिसाइल के बारे में नहीं है। ईशा निर्वैर, पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि मिसाइल आ रही है। ऐसे ही थोड़ी ना पूरी रात जागते रहेंगे, हम खड़े रहेंगे, है कि नहीं? पता भी तो लगना चाहिए ना कि हमारी बाउंड्री के आसपास, बॉर्डर के आसपास, एयर सिस्टम में हवा से कुछ आ रहा है खतरनाक सा, बहुत तेज स्पीड में। पता तो लगना चाहिए ना। अब वो पता कैसे लगेगा? जब हम यहां से ABM रिवर्ट में छोड़ेंगे, उससे पहले हमें दो चीजें चौकन्ना करेंगी। एक रेडार, ठीक है, रेडार
हम इसमें रेडार का यूज़ करेंगे। अब रेडार कुछ ऐसी चीज़ होती है, आपको पता होगा ना, ये बीप बीप करके, ऐसा आपने मूवीज़ में देखा होगा, है ना ईशा, निर्वैर? हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है, ऐसे करके बीप 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 करके सिग्नल आने लग जाता है कि यहाँ से कोई चीज़ है, ये आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, ऐसा करके। और इंटरसेप्टर मिसाइल्स, मतलब हम रेडार के थ्रू इसमें एक इशारा हमें मिलेगा कि भाई एक मिसाइल है, इस रेडार ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, जो कि आपके देश में जो भी आपका बाउंड्री एरिया है, समुद्र का, जमीन का और हवा का, उसके अंदर कोई एक हमारे देश की जो नॉन नेशन स्टेट की एक चीज है, फॉरेन मटेरियल एक घुसा चला आ रहा है, समुद्र के रास्ते से, लैंड के रास्ते से, हवा के रास्ते से, आकाश के रास्ते से कहीं ना कहीं आ रहा है वो आपके देश में, ये रेडार आपको चौकन्ना कर देगा। अब दोस्तों, एबीएम के लिए जो रेडार सिस्टम होता है ना, ये वाली फोटो मैंने पीछे इसलिए लगा दी ताकि आपको ये समझ में आ जाए नॉर्मल रेडार ऐसे ही काम करता है, लेकिन एबीएम का जो रेडार होता है ना, वैसे तो जनरली आपने रेडार एंटीना टाइप देखे होंगे, है ना निर्वैरिशा, ये छतरी टाइप लगी रहती है ऐसा करके, है ना, ये सिस्टम बन रखा रहता है पूरा, ऐसा देखा होगा जनरली आपने। लेकिन भाई यहाँ पर हमें कोई वेब सीरीज़ नहीं चलानी है, हमें यहाँ पर अपने देश की इंटरनल सिक्योरिटी को गार्ड करना है। उसके लिए जो रेडार देखता है ना, ऐसा रेडार देखता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर फोटो लगा रखी है, ये होता है इतना बड़ा रेडार। ये कैच करता है दुश्मन देश से आई हुई इनकमिंग मिसाइल्स को, और फिर जाकर जब हमें इस चीज़ की पुष्टि हो जाती है, हम सुनिश्चित ये तय कर लेते हैं, डिसाइड हो जाता है हाँ भाई किसी ने ये मिसाइल छोड़ी है, कहाँ से आई है, तब जाकर हमारा तीसरा स्टेप होता है। रेडार ने पहले क्या करा, कैच करा, रेडार ने क्या कैच करा, हमें दिखाया स्क्रीन पर या सिग्नल दिया, एक सामने से मिसाइल आ रही है जिसको इस रेडार ने इंटरसेप्ट कर लिया है। फिर हमारा जो स्टेप बनेगा, सेकंड स्टेप या जिसको आप थर्ड स्टेप कहो, हम यहाँ से बदले में छोड़ेंगे उस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। कुछ टेक्निकल तो नहीं लग रहा है, पल्ले पड़ रहा है? ओके। अब ये जो सिस्टम है एबीएम का, पहली बार 1960s के डिकेड में जो है वो प्रपोज करा गया था, और उसके बाद जब ये प्रपोज करा गया था तो जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से कंट्रीज ने मना कर दिया, उन्होंने कहा भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आपके दिमाग में चीज़ आई होगी, सर 1960s कितना पुराना ज़माना था, कंट्रीज को इसको अडॉप्ट करने में क्या डाउट था, क्यों नहीं करा अडॉप्ट भाई, इसमें बुरा क्या है? तो कुछ कंट्रीज के दोस्तों कंसर्न थे यहाँ पर एवीएम को लेकर, उन्होंने कहा ये सेफ नहीं है कंप्लीटली। अब आप कहोगे सर कैसे सेफ नहीं है, तो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी दिख रही है, रेडार हमें दिखा रहा है, मिसाइल इंटरसेप्ट हो रही है, जैसे इंटरसेप्ट हो रही है एबीएम ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जा रहा है, हमने पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो ईशा, हमने जो अभी तक पढ़ा निर्वैर, कोई कमी हमें तो नहीं लग रही है, राइट? हमें तो नहीं लग रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स के व्यू को जानते हैं कि उनका क्या कहना था कि ये टेक्नोलॉजी 100% सेफ क्यों नहीं है। एक तो ये है इसका सबसे बड़ा जो काउंटर मेजर के ऊपर इसके डाउट उठाए गए कि ये सच में क्या डिफेंस आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करके रख सकता है कि नहीं कर सकता है, तो इसकी वल्नरेबिलिटी पे सवाल उठाए गए। नंबर 1 जो आर्ग्यूमेंट था एक्सपर्ट्स का वो ये था, प्री एंटिव अटैक अगर रेडार पे ही हो जाए तो क्या करोगे भाई साहब? देश में तो मिसाइल बाद में घुस रही है, अगर ईशा निर्भर आप मुझे बताओ रेडार पे ही अगर अटैक हो जाए तो रेडार किसको कैच करेगा? फिर सोचने वाली बात है ना? और प्री एंटिव अटैक का मतलब यहां पर ये भी है, चलो ठीक है, रेडार की इसके दो मीनिंग है वैसे इस वाले पॉइंट के ना, दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। रेडार के ऊपर अटैक हो जाए, आप कहोगे सर ये पॉसिबल नहीं है, रेडार तो पहले ही कैच कर लेगा ना, रेडार के ऊपर अगर अटैक हो भी गया तो इन्फॉर्मेशन तो सेव कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। चलो आपकी बात मान ली मैंने, आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक समझ रहे हो। अब इस लाइन का दूसरा जो अनुवाद निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, अगर हमें खतरा महसूस हो रहा है, अगर हमें खतरा महसूस हो रहा है तो ये टेक्नोलॉजी कभी भी ऐसा तो कर नहीं पाएगी कि हम जानते हैं कि दुश्मन देश या पड़ोसी मुल्क जिसकी इंटेंशन हमको लेकर खराब हो चुकी हैं वो हमारे ऊपर मिसाइल छोड़े, हम उससे पहले उसके डिफेंस आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्या? ये पहला एक सवालिया चिन्ह था, पहला सवाल था ये। यार मुझे पता है कि कोई पर्सन मेरा नुकसान करेगा
तो मैं तब तक वेट क्यों करूं उस नुकसान को होने के लिए, मैं उसको पहले ही क्यों ना खत्म कर दूं, है कि नहीं ये वाली बात। तो प्रीएम्प्टिव अटैक क्या होता है, जब आपको पता होता है कि आपके ऊपर अटैक होगा और उसके लिए उससे पहले ही आप अपने एनिमी के ऊपर अटैक कर देते हो, अपने आप को 100% सेफ रखने के लिए, ताकि आपको किसी भी चीज़ के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो नहीं भुगतने पड़े। क्योंकि अगर अटैक हुआ या मिसाइल को डिस्ट्रॉय हमने कर भी दिया, तो ये तो निर्वैर ईशा ये वाली बात हुई ना कि हम तो फिर उसके बाद एक जो इवेंट हो गया उसके आउटकम के बेसिस पर रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। यहां पर हम पहले ही रोक दें उसको क्यों ना, ये एक पहला कंसर्न था एक्सपर्ट्स का। दूसरा कंसर्न, डाउट ये भी हुआ एक्सपर्ट्स को, एक्सपर्ट ने बोला कि शायद से आप लोगों ने, मतलब जो भी एबीएम को यूज कर रहे थे, एक्सपर्ट्स ने बोला कि शायद से आप लोगों ने MIRV का नाम नहीं सुना है। तो भाई उन्होंने बोला क्या होता है भाई ये MIRV? MIRV होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। एक रॉकेट के आगे इस प्रकार के मिसाइल, नंबर ऑफ मिसाइल्स लगाए जाते हैं। जैसे एक रॉकेट है, उसके आगे बहुत मोटा सा बनाया जाएगा एक रॉकेट, या चलो नहीं भी बनाया गया मोटा सा, उसके आगे जो उसका हेड है, उसके हेड में ना नंबर ऑफ मिसाइल्स यहां पर लगाई जाएंगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आगे उसके पेलोड लगा दिए गए। अब आपका रेडार कर भी क्या लेगा और आपकी एवीएम कर भी क्या लेंगी, अगर ये इस रॉकेट के आगे जो 10 मिसाइल्स लगी हुई हैं वो एकदम से 10 अलग अलग लोकेशंस पर जाकर अगर अटैक करने लगे आपके देश पर, तो कर क्या लोगे उसमें। ये एक्सपर्ट्स का दूसरा चिंता का विषय था। सही बात है कि नहीं है भाई। हमारे रडार ने एक मिसाइल को देखा, लेकिन उसके अंदर क्या है निर्वैर, मल्टीपल लोकेशन से अलग अलग जगह पर अटैक हो रहे हैं, तो कितनी एबीएम एक बार में छोड़ दोगे, कितनी छोड़ दोगे। आपको तो रडार पे ईशा ये एक सिंगल रॉकेट ही तो नजर आएगा सबसे पहले, है कि नहीं। तो आपकी एबीएम छूट जाएगी, इमीडिएटली इसका ढक्कन खुलेगा और ये 10 डिफरेंट लोकेशन पे जाके ठैक 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 करके अटैक करने लग जाएगा। फिर क्या कर लेगा आपका रडार। तब तक तो अगर आपका ईवीएम रोकने की कोशिश भी करेगा, 10 लोकेशन पे एकदम से इतनी जल्दी ट्रेस कैसे करोगे। हो सकता है बिल्कुल आपकी कंट्री में घुसने के बाद ही इसका डब्बा खोले और ये फिर डिशोम 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 करके ये 10 लोकेशन पर अलग अलग जाकर गिरे। क्या कर लेगा आपका ईवीएम। ये MIRV आपकी एबीएम के ढांचे को तो बिल्कुल राख में मिला देगा। और सोने पे सुहागा और प्रॉब्लमेटिक बात पता है कब हो जाएगी, वो तब हो जाएगी, मान लो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एग्जांपल के लिए बस ये मैं बात कह रहा हूं। पाकिस्तान ने इंडिया पे MIRV छोड़ा, ठीक है। एक तो हम पहले इस चीज से परेशान हो जाएंगे कि एक मिसाइल नहीं आ रही है, नंबर ऑफ मिसाइल्स आ रही हैं। और ये तो दोस्तों हम सिर्फ एक एग्जांपल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, एक रॉकेट 10 लेकर आ रहा है। अब ऐसे 10 रॉकेट आ गए तो 100 लोकेशंस हो गई। वो तो कहां रोक लोगे, किस किस को रोकोगे, और जनता कितनी परेशान होगी। और सोने पे सुहागा वाली बात क्या, पाकिस्तान ने मान लो रॉकेट छोड़ा और उसके ऊपर से हमें कंफ्यूज कर दिया डिकॉयज के साथ। डिकॉयज होता है दोस्तों, कंट्री मिसाइल तो छोड़ ही रही है यहां पर। डिकॉयज का मतलब होता है जो सोल्जर्स हैं वो भी घुस रहे हैं आपके देश में और वो भी लड़ रहे हैं, वो आप पे बंदूकों से और दूसरे आर्मामेंट से अटैक कर रहे हैं। कितने फुटिंग पर वॉर लड़ोगे एक बार, एक तीर से कितने निशाने लगा लोगे, कितना फोकस कर लोगे। साइमल्टेनियसली अगर दुश्मन कंट्री ने मिसाइल को, डेकॉयज को, यानी कि मैन पावर को अगर डिप्लॉय करके आपके ऊपर अटैक करा, आपका फोकस कितनी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा और इतनी जल्दी नहीं रोक सकते आप। ये एक्सपर्ट्स का दूसरा चिंता का विषय था। उन्होंने इस चीज पर, इस दूसरे पहलू पर सवालिया चिन्ह उठाए।
और तीसरा ये है, एबीएम की टेक्नोलॉजी पे शक करा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि क्या एबीएम के पास, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के पास, जो इंटरसेप्शन की जो एबिलिटी है और डिस्ट्रक्शन की जो एबिलिटी है, तो क्या आप उसको अपने देश में घुसने से पहले ही जो बीच रास्ता होगा, हवा का जो रास्ता होगा, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर के किसी को भी, जनता को कोई भी नुकसान ना पहुंचे इसके पुर्जे पुर्जे टूटने से, आप मिड कोर्स में ही और बहुत आसमान की ऊंचाइयों पर जाकर आप क्या अपने सिस्टम को डिफेंड कर सकते हो और तब उस रॉकेट को फोड़ सकते हो जो आ रहा होगा? क्या बीच हवा में ही फोड़ने की क्षमता है क्या इसके पास? ये तीसरा सवालिया चिन्ह था एक्सपर्ट्स का एबीएम को लेकर। ईशा, निर्वैर, कुछ टेक्निकल तो नहीं लग रहा है? समझ में आ रहा है? ये MIRV की टेक्नोलॉजी और ये सब समझ में आया? पक्का? उसके बाद ये कौन सा साल था जब ये एबीएम आया? डिकेड 1960s का, है ना? अब ये तीन सवालिया चिन्ह उठने के बाद भी यार कंट्रीज के पास उस जमाने में कोई ऑप्शन नहीं था, वो एबीएम को यूज करते रहे। जिन जिन कंट्रीज को करना था, जिन जिन कंट्रीज को एबीएम की टेक्नोलॉजी यूज करनी थी, वो करती रही, क्योंकि इससे बेटर कोई टेक्नोलॉजी अभी तक बनी नहीं थी उस जमाने में। 20 साल जमाना, वक्त और दुनिया आगे बढ़े, हम पहुंच जाते हैं अब अपनी डिस्कशन में 1980 के दशक में। अब क्या होता है, वर्ल्ड में पहली बार स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी आई, यानी कि पृथ्वी के बाहर जाकर जो हमारा आउटर स्पेस है, वहां पर आप कुछ ऑफेंसिव जो मिसाइल्स हैं उनको वहीं पर आउटर स्पेस के अंदर पहले डिस्ट्रॉय कर सकते थे। ये जो टेक्नोलॉजी 1980 के दशक में जब बनी कि आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने का इंतजार ही उनका नहीं करो, आप आउटर स्पेस में उनको चटका दो। इसकी वजह से एबीएम की इंपॉर्टेंस जो है वो गिर गई। अब आपने जो भी मेरे साथ एबीएम में पढ़ा, आपने आउटर स्पेस के बारे में पढ़ा क्या? एबीएम के पास इतनी क्षमता है कि आउटर स्पेस में जाके दुश्मन मिसाइल को तोड़ दे, फोड़ दे, चटका दे? बताओ, नहीं ना। एक्सपर्ट्स तो इसके ऊपर यही सवालिया चिन्ह उठा रहे हैं ईशा, निर्वैर, कि मिड कोर्स में, बीच रास्ते में हवा में फोड़ सकता कि नहीं फोड़ सकता, स्पेस तो बहुत दूर की बात है। फिर जब स्पेस टेक्नोलॉजी 1980s में बनी ना कि भाई आउटर स्पेस में भी पहले ही चटका दिया जाएगा दुश्मन देश की मिसाइल को, तो एबीएम की इंपॉर्टेंस गिर गई बहुत ज्यादा। यानी कि कंट्रीज ने फिर इसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए, फिर कहीं और शिफ्ट वो होने लगे। फिर 1980s में ही अमेरिका में एक पहल होती है, और ईशा, निर्वैर, आपका पहला होमवर्क ये है जो आप कमेंट करके बताओगे। अमेरिका में एक इनिशिएटिव आया था डिफेंस से रिलेटेड, जिसका नाम था SDI, स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव इनिशिएटिव। मैं आपको एक चीज क्लेम करके दे रहा हूं, ये एक अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे उनका ब्रेन चाइल्ड था। ब्रेन चाइल्ड का दोस्तों मतलब होता है, आप ऐसा मत समझ लेना कि दिमाग का बच्चा। इस इंग्लिश का मतलब ये होता है किसी भी चीज की कोई, जब कोई इन्वेंशन करे या किसी का जब किसी चीज को लेकर कोई आइडिया हो, उसको हम कहते हैं ब्रेन चाइल्ड। तो मैं आपको एक चीज क्लेम करके दे रहा हूं कि ये एक अमेरिका के राष्ट्रपति का एक आइडिया था कि हमें SDI लेकर आना चाहिए दुनिया में, और सबसे पहले अमेरिका में। तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताओगे ईशा, निर्वैर, आपका पहला होमवर्क ये कि वो कौन से राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका नाम क्या था? ओके, क्या था ये SDI, इसको जानते हैं जरा। स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव 1980s में आया, जिसका मकसद ये था, जिसके वजह से ये सोचा गया था अमेरिका में और अमेरिका के राष्ट्रपति ने और पूरे के पूरे डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने, कि हम जो है स्पेस में एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करेंगे, जिससे हम सिर्फ अपने आप को ही नहीं, जो हमारे साथ इस सिस्टम का पार्ट बनेगा, इस इनिशिएटिव का पार्ट बनेगा SDI का, हम दुनिया भर की, पूरे विश्व भर की सारी कंट्रीज को प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट शॉर्टर रेंज और स्लोअर मिसाइल्स जो बहुत स्पीड में ना आ रही हो किसी और कंट्री के ऊपर। तो स्पेस में वो मिसाइल सिस्टम पहले एक्टिवेट होकर ट्रैक कर लेगा उसको, और जब वो देखेगा कि किसी और देश से कोई मिसाइल निकलकर किसी और देश जा रही है, एक कंट्री से निकलकर B कंट्री जा रही, तो भाई मिसाइल कोई ऐसी फ्रेंडली वे में तो जाएगी नहीं। तो ये जो स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव है,
ये उसको ट्रैक करके पहले ही फोड़ देगा ताकि वो दूसरी कंट्री को बचा सके। जो जो उसका पार्ट बनेंगे उनको एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन मिल जाएगी आउटर स्पेस में। वो ट्रैक कर लेगा नीचे धरती पर क्या चल रहा है, कंट्रीज कितना नोटोरियस वे में एक्ट कर रही है। और इसकी वजह से आने वाले 10 साल में 1980s के बाद 1990 के दशक में एसडीए के बाद आता है टीएमडी, थिएटर मिसाइल डिफेंस। थिएटर मिसाइल डिफेंस में क्या था, आप यहां पर एक स्पेसिफिक थिएटर को प्रोटेक्ट करते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में थिएटर दोस्तों एक प्रोमिनेंट रीजन को बोला जाता है, ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जो कि आपके इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। ऐसे रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, जहां पर आपके सोल्जर्स तैनात हो, ट्रूप्स हो, जहां पर आपका एयर बेस की पोस्ट हो, या फिर आपकी इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हो जहां पर आपके इंपॉर्टेंट लड़ाकू विमान जो हैं, जो हवाई जहाज जो है लड़ाकू वाले, वो एयरफोर्स के जो विमान हैं वो सब वहां पर तैनात हो। ऐसे जगहों को थिएटर बोला जाता है। ये ऐसा नहीं सोच लेना थिएटर का मतलब पिक्चर हॉल है, और ऐसा भी मत सोच लेना जब मैं यहाँ पर कुछ रीजन लिख रहा हूँ तो आप सोचो कोई भी जिला, गांव, कोई भी सड़क, कोई भी गलियां हो सकती हैं। नहीं भाई, जो इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होल्ड करके रखते हो, जैसे आपके जब सोल्जर्स या कमांडोज जहाँ पर तैनात हैं, मिलिट्री जहाँ पर तैनात है, उनकी जो पोस्ट है अलग अलग, जहाँ पर वो बजट में टेंट वेंट पर या घरों में रहते हैं, आपके देश के कमांडर्स, आर्म फोर्सेस के लोग, और आपकी देश की इंपॉर्टेंट एयरफील्ड जहाँ पर आपके लड़ाकू विमान जो हैं वो तैनात रहते हैं। तो थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, आप ऐसी जगह पर इस टीएमडी को डिप्लॉय कर दो। पहले यहाँ पर ऐसी फील्ड में आप टीएमडी सिस्टम को डिप्लॉय कर दो, कुछ ऐसा ट्रक वगैरह टाइप। ऐसे तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, तो एक नॉर्मल सी फोटो लगा रखी है मैंने। आप एक ऐसा ट्रक वगैरह यहाँ पर पार्क कर दो, जैसे ही कोई यहाँ पर हलचल होगी, जब इसको ये सिस्टम ट्रैक करेगा, इसके अंदर रडार वगैरह सब लगा रहेगा, कोई भी हलचल अगर ऐसी होगी, इसका रॉकेट सीधा कुछ एंगल बनाकर फटाफट से दुश्मन देश के ऊपर या उस मिसाइल के ऊपर एकदम से अपने आप को सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करेगा और आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाएगा। ये था थिएटर मिसाइल डिफेंस, जिसके कुछ स्पेसिफिक एम्स थे कि हमें जहाँ पर जिन जिन देशों में ट्रूप्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको डिफेंड करना है, इंपॉर्टेंट जो आर्म फोर्सेस की जो फील्ड्स होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, उनकी पोस्ट को प्रोटेक्ट करना है, और जहाँ पर लड़ाकू विमान आपके देश के तैनात रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। जैसे आपने अमेरिका के अंदर एक नाम सुना है कि इंपॉर्टेंट एरिया का, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अमेरिका का एरिया 51। अमेरिका के टॉप के बंदे वहां पर नहीं जा सकते हैं। आप ये सोचो कि जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत करीबी हैं वो चले जाएंगे, नहीं, वो भी नहीं जा सकते हैं। उनकी सरकार के लोग भी नहीं जा सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ऐसी जगहों पर अलग अलग देश जो कि एसडीआई का पार्ट बने थे, उनको ऑफर ये दिया गया आगे चलकर 1990 के दशक में कि टीएमडी का भी पार्ट बनो और आप ऐसे एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और इन सब की वजह से, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, हम तो एबीएम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए, इन सब नए नए खोज, उत्पादन, नए नए इन्वेंशन, नए नए आइडियाज़ की वजह से एबीएम की रेलेवेंस ऑलमोस्ट धूल चाट गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि इससे मच बेटर ऑप्शंस अब अलग अलग देशों के पास अवेलेबल हैं और हो गए थे 1980 के बाद, जब से स्पेस टेक्नोलॉजी से कहानी शुरू हुई थी। फिर 1980s में ही एसडीआई अमेरिका के प्रेसिडेंट लेकर आए, जिनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1990 के दशक में पूरे के पूरे आप एक सिंगल इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रीजन्स को अपने देश के कंट्रोल कर सकते हो, टीएमडी को डिप्लॉय करके, थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पीएसआईआर के पेपर में काम आएंगी, जीएस पेपर 2 में काम आएंगे, और प्रीलिम्स के अंदर भी इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा एक यूपीएससी का अटमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी अपनी डाल सकते हो। ऑप्शनल की बात करें तो जैसे ये लेक्चर है, पीएसआईआर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लॉ ऑप्शन अवेलेबल है जिसको प्राची मौर्य मैम पढ़ाती हैं, हिस्ट्री और साइकोलॉजी।
ट्रायल वीडियोस अगर आपको देखनी है तो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे जाओ, आपको भर भर के ट्रायल वीडियोस देखने को मिल जाएंगी कि फाउंडेशन कोर्स में क्लासेस किस तरीके से चलती हैं। और अगर आप ये मटेरियल्स को एक्सेस करना चाहते हो तो फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर यू नीड टू पे 21 रुपीज़। ठीक है, आपको QR कोड स्कैन करना है, 21 रुपये की पेमेंट करनी है और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमारी टीम आपको डायरेक्टली PPT भेज देगी। अब इसका फ़ायदा ये है, जैसे ये तो एक कंसेप्ट हुआ, मैं आपको बोल रहा था 150 से 250 कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वो एक चैप्टर होगा। मान लो कि 350, 400, 500 पेजेस का भी अगर एक कंसेप्ट की PPTs बनती हैं तो उन सारे 500 पेजेस का जो एक चैप्टर होगा उसके लिए आपको सिर्फ 21 रुपये ही देने हैं, वो आपको बार बार नहीं देने हैं। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।